Hello children. In previous lecture we discussed about chapter number 2 in civics. The name of the chapter is federalism. एक बात और, पिछले टर्म पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो कुछ करप्ट हो गया था, इस वजह से वो प्ले नहीं हो पा रहा था। उसमें वॉइस और वीडियो दोनों गायब थे, बाकी मिनट्स चल रहे थे, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो करप्ट हो गया था वीडियो किसी रीजन की वजह से। तो आज मैं जो आप लेक्चर पिछले टर्म पे मैं दिया था वो लेक्चर रिपीट कर दे रहा हूँ, जिससे आपके सब समझ में आ जाए कि क्या पिछले टर्म पे पढ़ाया गया है। स्टार्टिंग में वो वीडियो चला है तो कुछ बच्चे देख भी लिए होंगे, तो कोई बात नहीं, आप एक बार रिवीजन कर लीजिए उस पॉइंट को। क्लियर? तो पिछले लेक्चर में मैंने पावर शेयरिंग के वही 2 पॉइंट आपका रिवाइज करवाया था, क्या पावर शेयरिंग होता है, 2 पॉइंट ये पिछले में मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट फेडरलिज्म मैंने बताया क्या है। फेडरलिज्म में सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होता है। सबको अपने अपने हिसाब से पावर दिए गए हैं, और जिस देश में इस तरह पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वह देश फेडरलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। फीचर्स आपने फेडरलिज्म देख लिया, कितने 2 और 3 मोर लेवल होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो रहा है सेंट्रल या स्टेट के, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट रोल प्ले करता है। ये सब पिछले टर्म पे डिस्कस किया। साथ ही आपके टैक्स को लेके भी मैंने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से टैक्स को भी डिवाइड किया गया है कि कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए और कौन सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। क्लियर? आइए आगे लेक्चर ले चलता हूँ, आपका कंटिन्यू ले चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म। ऑब्जेक्टिव, फेडरलिज्म की ज़रूरत क्यों है, आखिर फेडरलिज्म की इतनी डिमांड क्यों है, और हर एक देश फेडरलिज्म को अपना रहा है, तो इसके पीछे, अपनाए जाने के पीछे रीज़न क्या है, क्या कारण है कि मैं फेडरलिज्म अपनाऊं। तो पहला, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। आप जानते ही हैं, मैं इंडिया का ही एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। अलग अलग धर्म है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग फेस्टिवल, इसके बावजूद हम में एक चीज़ बड़ी अच्छी है, और वो चीज़ ये है कि यूनिटी बहुत है। क्लियर? और उस यूनिटी के होने का कारण है फेडरेशन, क्योंकि हमारे यहाँ किसी एक को पावर नहीं दिया गया, बल्कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आप देखते हैं जो सेंट्रल कैबिनेट बनाए जाते हैं, सेंट्रल कैबिनेट में कुछ हिंदूज लिए जाते हैं, कुछ माउंटेन्स लिए जाते हैं, कुछ क्रिश्चियंस, कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग, यानी हर एक प्रकार के कास्ट को हमने सम्मान दिया है और उन्हें पावर दिया है। जब आप उनको पावर देंगे तो निश्चित तौर पे जो माइनॉरिटी हुई या जो पीछे SC ST हुए, वो कहीं ना कहीं अपना हित समझेंगे उस गवर्नमेंट पे, और यही फेडरलिज्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि लोगों के बीच में एक यूनिटी आ जाती है, एक एकता इस्टेब्लिश हो जाती है। सेम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, इतने सारे अलग अलग रिलीजन होने के बावजूद उनमें डाइवर्सिटी कई सारी हैं, इसके बावजूद उनमें ज़बरदस्त यूनिटी देखने को मिलता है। हालांकि दोनों पॉइंट का मीनिंग सेम ही कहा जा सकता है, लेकिन ये यूनिटी केवल रिलीजन को लेकर है और यूनिटी हर एक चीज़ को लेकर है। मतलब हर एक चीज़ में, चाहे वो फेस्टिवल्स हो या कुछ भी हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, या हर एक प्रकार की यूनिटी इस्टेब्लिश करने में फेडरलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हम हर एक प्रकार के कास्ट को पावर देते हैं कि भैया आपको भी पावर है, आपको भी पावर है। इंडिया वो देश नहीं जहाँ केवल एक ही धर्म को सम्मान है, यानी इंडिया वो कंट्री है जहाँ सभी धर्म और सभी कास्ट के लोगों को उतना ही सम्मान प्राप्त होता है। क्लियर? तो फेडरलिज्म अपनाए जाने के पीछे यही 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं। क्लियर? नेक्स्ट देते हैं, 2 क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एन आइडियल फेडरलिज्म। आइडियल फेडरलिज्म के लिए 2 सबसे बड़े पॉइंट क्या होने चाहिए। क्लियर? यानी अगर आपके देश में आइडियल फेडरलिज्म इस्टेब्लिश करना हो तो उसके लिए 2 सबसे क्रूशियल पॉइंट होने चाहिए। ये दोनों पॉइंट अगर आप अपने देश में कर लेते हैं, निश्चित तौर पे आपके यहाँ का जो फेडरेशन है वो बेस्ट आइडियल फेडरेशन होगा पूरे वर्ल्ड में। पहला क्या है? गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। यानी गवर्नमेंट में जो डिफरेंट लेवल है, जैसे आपका क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपका लोकल गवर्नमेंट, तो सब में आप पावर शेयर करिए। पावर शेयर करने का मतलब है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आप अपने पास कुछ पावर रखते हैं भैया, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा पावर दीजिए, लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दीजिए, यानी आप पावर शेयरिंग कीजिए। किसी एक के पास पावर अगर ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा क्या हो जाए, पूरा हो जाए, दूसरे के पास अगर आप पावर नहीं देते, तो इससे डाइवर्सिटी, इससे कंट्राडिक्ट देखने को मिलेगा, और वो निश्चित तौर पे ना ही राष्ट्र के लिए बेहतर है और ना ही उस नेशन के सिटीजन्स के लिए बेहतर है। क्लियर? इसीलिए आपके जो डिफरेंट लेवल हैं उनको पावर देना ही पड़ेगा जितनी उनको ज़रूरत है।
क्लियर। इतना भी पावर मत दो कि वो डिटेक्टर बन जाए, बल्कि इतना ही पावर दो जितनी उनकी ज़रूरत है। और चेक एंड बैलेंस वाला रूल होना चाहिए जो आपके इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर फेडरेशन। क्लियर। सेकेंड, ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर। एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के एग्रीमेंट होना चाहिए। आप देखते ही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कोई प्रोग्राम लॉन्च करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना पूरा पावर लगा देती है कि हर एक नागरिक को कम से कम उस स्कीम का, उस योजना का प्रॉफिट मिल सके, लाभ मिल सके। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट उसको हेल्प करती है। तो ये एक प्रकार का ट्रस्ट और एग्रीमेंट वाला हो गया। हमें स्टेट गवर्नमेंट पे विश्वास है कि हम ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करेगी बहुत ही बेहतर तरीके से। और वही होना चाहिए फेडरलिज्म जैसे कंट्री में। एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे को एग्रीमेंट होना चाहिए, हेल्प होना चाहिए एक दूसरे का। इससे उस नेशन के साथ साथ वहाँ के सिटीजन्स का अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये दो क्रूशियल पॉइंट होना चाहिए किसी भी आइडियल फेडरलिज्म के लिए। क्लियर। फेडरलिज्म क्यों ज़रूरत है आपने वो देख लिया। फेडरलिज्म, बेस्ट फेडरलिज्म होने के लिए क्या दो पॉइंट होना चाहिए आपने वो पॉइंट देख लिया। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं और वो लेते हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के दो पॉइंट हैं, दो प्रकार हैं, दो तरह से फेडरलिज्म होता है। एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। हम दोनों पढ़ेंगे एक एक पॉइंट के साथ, क्योंकि तब डिफरेंस आप कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी दोनों में डिफरेंस पूछता है। क्लियर। कमिंग क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म देयर ओन यूनिट, यानी जब कई राष्ट्र मिलकर एक बहुत बड़े राष्ट्र का निर्माण कर ले, ऐसे देश को कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होना चाहिए वही तीन स्टेज, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, लेकिन उन सारे देशों ने मिलकर एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया। और यूएसएसआर से बड़ा एग्जाम्पल आप कहीं देख ही नहीं सकते इसका। क्लियर। आप देखते ही हैं सोवियत रूस, ब्रुनेई, आपका लटीविया, मोजाम्बिक, पता नहीं कितने देशों ने मिलकर यूएसएसआर का निर्माण किया था। 1991 में यूएसएसआर टूट गया और उससे पता नहीं 18 देश पैदा हुए थे। अब सोचिए यूएसएसआर कितनी बड़ी कंट्री थी और वहाँ फेडरलिज्म कितना अच्छा रहा होगा। एक साथ होने से बहुत इनको फायदा मिला। इट इंक्रीजेस द सिक्योरिटी ऑफ पूलिंग, सॉरिंग एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। इनकी एक पहचान हुई, इनकी पावर में काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला, इनका इंटरनेशनल स्टेज पे रेपुटेशन बढ़ गया। क्लियर। नहीं तो रसिया देखो पावरफुल है, तो लटीविया का क्या स्कोर, कुछ है ही नहीं, वो है ही नहीं। लेकिन जब वो रसिया के साथ मिलकर एक कंट्री बना लिया तो ऑटोमेटिक उसका पावर भी बढ़ गया, क्योंकि उसके पावर के पीछे रसिया जैसा देश था। इधर क्या हो गया? लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड द पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट एंड सेंटर। फोल्डिंग टुगेदर में क्या है, यहाँ क्या है, एक बहुत बड़ा देश होता है, यहाँ मिलके बनाने की जरूरत नहीं, एक बहुत बड़ा देश होता है जहाँ वह देश अपने पावर को शेयर करता है, अपने नीचे के और कॉन्स्टिट्यूशनल जितने यूनिट्स होते हैं उस देश में, उन सबको कुछ ना कुछ पावर देता है। इससे क्या होता है, पावर शेयरिंग करने से उन लोगों का विश्वास गवर्नमेंट पे बढ़ता है और निश्चित तौर पे ये देश की इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है। यानी ये कमिंग टू दे, ये भी फेडरलिज्म है और ये भी फेडरलिज्म है। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, इंडिया द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का। आप देखते ही हैं सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट को पावर दिया गया और ब्यूरोक्रेट्स को पावर दिया गया, सुप्रीम जुडिशरी को पावर दिया गया। यहाँ क्या है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी क्या बेहतर देश, क्या बेहतर गवर्नमेंट बनी है। इसीलिए इसे कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म ये भी है और फेडरलिज्म ये भी है। क्लियर। इनके साथ आने से क्या होता है, पावर वगैरह बढ़ जाते हैं। यहाँ क्या है, सेंटर इज मोर पावरफुल है। बस दिक्कत इतना है यहाँ पे कि सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, तो वो बनाया ही जाना चाहिए बाबू, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को लीड कर रहा है। क्लियर। इसलिए यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा पावर है इन कंपेयर टू स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के भी पावर को इतना कम नहीं किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रेशराइज कर सके, बल्कि उनके पावर को भी इतना बढ़ाया गया है कि कोई उन्हें दबाव में ना डाल सके।
दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल जरूर है, लेकिन यहाँ भी चेक एंड बैलेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट आप ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं ला सकते जो किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स को कंट्राडिक्ट करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसके पीछे बैठा हुआ है, तो चेक एंड बैलेंस वाला है। क्लियर? ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स हैव इक्वल पावर। यहाँ क्या है भैया, जितने भी कंट्री को आप मिला रहे हैं, लटीविया, यूक्रेन फुक्रेन, पता नहीं कितने देशों को मिलकर आपने यूएसएसआर बनाया, तो आपको सभी को बराबर पावर देना होगा। ऐसा नहीं कि सारा पावर रसिया का ही है, नहीं, आपको जितना रसिया को पावर दिया गया है उतना ही यूक्रेन को, उतना ही अन्य देशों को भी पावर दिया जाएगा। ये कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में होना अनिवार्य है। यहाँ नॉट इक्वल, वही बात, सेंट्रल गवर्नमेंट को उतना पावर दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को निश्चित तौर पे उतना तो पावर नहीं दिया गया, लेकिन पावर जरूर दिया गया है। तो यहाँ नॉट इक्वल पावर है और यहाँ इक्वल पावर है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप यूएसए देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनियन सोवियत संघ, रसिया। क्लियर? तो सोशलिज्म है सोवियत रसिया। तो ये दो देश एग्जाम्पल होंगे कमिंग टुगेदर के। और यहाँ इंडिया और बेल्जियम आप देख सकते हैं। इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, इंडिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल इसका है बेल्जियम। बेल्जियम पिछले टर्म पे आपने देखा भी था कि अलग अलग पावर शेयर किए थे, तो कितना डेवलप हुआ था बेल्जियम में। वहीं श्रीलंका की कितनी हालत ख़राब हुई थी, आपने यूनिटी में देखे हैं। क्लियर? तो ये 3 टॉपिक आपका डिस्कस हो चुका। फेडरलिज्म की ज़रूरत क्यों है, बेस्ट फेडरलिज्म होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म देखा, जहां आपने कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म को देखा है। आइए नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं। What has made India a federal country? आप क्यों कहते हैं कि इंडिया ए फेडरल कंट्री है? आखिर फेडरलिज्म के कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक इस इंडिया में उपस्थित है, विद्यमान है, जिसकी वजह से आप इंडिया को फेडरल कहते हैं? तो आइए देखते हैं इंडिया को फेडरल कहे जाने के पीछे क्या क्या रीजन है। फर्स्ट वन, कॉन्स्टिट्यूशनल है डिक्लेयर्ड एज ए पावर ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल ने कहा है कि भैया इंडिया तुम जितना पावर रखो भैया, स्टेट को भी पावर दो, लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दो, ब्यूरोक्रेट्स को भी पावर दो, जुडिशरी को भी पावर दो। तो निश्चित तौर पे सभी को पावर दिया गया है, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ या स्टेट गवर्नमेंट हुआ या कोई भी गवर्नमेंट हुआ, आपको जितना भी काम करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करना है, और ये फर्स्ट क्वालिटी होता है फेडरलिज्म का। क्लियर? सेकेंड, 3 टायर फेडरलिज्म। आप जानते ही हैं फेडरलिज्म का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, 3 टायर होने चाहिए, 3 डिवाइड होना चाहिए, यूनियन, स्टेट और पंचायत, जिन्हें लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो बिल्कुल इंडिया में तो ये देखने को मिलता ही मिलता है। क्लियर? 3-fold distribution of legislative powers under union list, state list and concurrent list। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात याद रखना। यहाँ किया गया है इंडिया के सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे एजुकेशन हुआ, डिफेंस हुआ, हेल्थ हुआ, या फिर कोई भी IR हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन हुआ, कोई भी जो पावर है, कोई भी जो सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट के 3 लिस्ट बनाए गए हैं। क्लियर? लेजिस्लेटिव पावर को 3 लिस्टों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन पे कानून, रूल और रेगुलेशन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकता है यूनियन लिस्ट में। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये लिस्ट कनेक्टेड है इंडिया से, यानी नेशन भारत से, और भारत की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके लिए कानून केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। क्लियर? सेकेंड वन होता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो राज्य से संबंधित होते हैं, इसलिए स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट के लिए रूल और रेगुलेशन बनाने का पावर दिया गया है स्टेट को। पुलिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। पुलिस सबसे बेहतर सब्जेक्ट है आपके स्टेट लिस्ट का। इसके लिए कानून केवल और केवल स्टेट बना सकता है और कोई नहीं। आगे मैं आपको इमरजेंसी पढ़ाऊंगा। एक पॉइंट वही है, इमरजेंसी, आपातकाल। इमरजेंसी में स्टेट के सब्जेक्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता है, लेकिन हम वो आगे देखेंगे कैसे बना सकता है और क्यों बना सकता है। ये इमरजेंसी में आपको पढ़ाऊंगा, घबराओ मत, बहुत मजा आने वाला है। क्या सब्जेक्ट है ये, सिविक्स। क्लियर? तो स्टेट लिस्ट का समझ गया।
तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिन्हें आप समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें देखिए दोनों का पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाता है इस सब्जेक्ट को लेके। आपका इसमें एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, क्लियर। लेकिन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को थोड़ा ज़्यादा किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के पावर से, यानी कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर रूल और रेगुलेशन बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा है इन कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है, आप घबराइए मत, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर तुमको कानून बनाना होगा तो भाई तुम्हें प्रेसिडेंट जी से परमिशन लेना होता है, और प्रेसिडेंट को आप जानते ही हैं कितना पावर है। प्रेसिडेंट के पीछे पावरफुल बैठा है सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट पूछेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करूं, स्टेट गवर्नमेंट को बोल दो बनाने को कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा हाँ बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, तब स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकता है। लेकिन अगर यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं, कह दो नहीं बनाना है कानून, तो कॉन्करेंट लिस्ट से कभी स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती। तो याद रखिए लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट जरूर किया गया है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर थोड़ा ज़्यादा है इन कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट के। यही बोला गया है यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर के सेकंड पॉइंट पे, यही मैंने कहा सेंटर इज मोर पावरफुल एट स्टेट, थोड़ा पावर उनसे ज़्यादा है। फेडरेशन में होना ही चाहिए, कभी पावर एकदम अगर आप इक्वल कर देंगे, एकदम इक्वल करेंगे तो कंट्राडिक्ट बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए राष्ट्र के हित के लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए जहां एक का पावर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। यानी हमारे यहाँ जो पावर शेयरिंग है वो बेल्जियम से थोड़ा अलग है, बेल्जियम की तरह हमारे यहाँ पावर शेयरिंग नहीं है, थोड़ा अलग है। बेल्जियम तो एकदम समान पावर है भाई, सेम पावर है, जो उसको पावर है वही उसको पावर है, पावर शेयरिंग में आपने देखा था। लेकिन इंडिया में थोड़ा अलग प्रकार का पावर है, क्लियर। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ वन, ऑल स्टेट्स इन इंडिया यूनियंस डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। यहाँ हर एक स्टेट अलग अलग इन्वायरमेंट में है, अलग अलग क्लाइमेट में है, तो भैया उन स्टेट को अलग प्रकार से हमें पावर दिया गया, हमने पावर उन्हें अलग प्रकार से दिया। अभी मैं कुछ करीबन 6 महीने पहले, 1 साल की पहले बात करूं तो जम्मू कश्मीर ही आप देख लीजिए, आर्टिकल 370 क्या कहता है, जम्मू कश्मीर में अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जम्मू कश्मीर की अलग ही सिटीजनशिप होगी, जम्मू कश्मीर का अलग ही फ्लैग होगा, सब कुछ जम्मू कश्मीर का अलग हो गया था। कारण यही क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ही दूसरे प्रकार का था, इसीलिए हमें स्टेटों को कुछ अलग पावर देना ही पड़ता है। अब मैं यूपी का कंपेयर अरुणाचल प्रदेश से नहीं कर सकता भैया, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य, वहाँ का इन्वायरमेंट ही दूसरा है, तो हमें उस राज्य के हिसाब से उसको थोड़ा अलग प्रकार का पावर देना होगा, क्लियर। अब दमन द्वीप, अंडमान निकोबार, इन सब का कंपेयर यूपी और बिहार से किया जा सकता है? कभी नहीं, क्योंकि वहाँ तो भैया इंसान ही नहीं है, वहाँ तो ट्राइबल्स हैं कुछ वहाँ पे, बस वहाँ इंसान बसते ही नहीं है, ट्राइबल्स थोड़े बहुत इंसान बस वहाँ बसे हुए हैं, तो वहाँ पर का अलग ही इन्वायरमेंट है। तो कुछ ऐसे स्टेट होंगे जिनको आपको अलग तरह का पावर देना होगा इन कंपेयर टू अदर स्टेट के। बेस्ट एग्जांपल आपका यूनियन टेरिटरीज हो गया, केंद्र शासित राज्य। इनका यहाँ क्या हुआ, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म किए जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सारा देखभाल सब कुछ यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करेगा, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर में रख लिया है, वही बात की जा रही है, क्लियर। 5th पॉइंट, चेंजेस इन पावर शेयरिंग हैज़ टू बी पास्ड अप बाई 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या दोनों के पावर हैं बराबर। कोई भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लेना हो या किसी के पावर को कम करना हो, पावर शेयरिंग की बात करनी हो, तो आपको पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से उस बिल को पास कराना होगा। पार्लियामेंट वन व्हाट, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट, इन तीनों का जब साइन होता है तभी कोई बिल, रूल और रेगुलेशन बनता है। इन तीनों में से अगर एक भी छिटक गया तो कभी वो बिल कानून नहीं बन पाएगा। हाउस ऑफ पीपल में क्या है भैया, वो तो चलो लोकसभा है, वो पार्लियामेंट डायरेक्ट, वो तो भाजपा मोदी सरकार है। लेकिन हाउस ऑफ स्टेट में यहाँ स्टेट के भी मेंबर
जाएंगे राज्यसभा में और वो आपके बिल को पास नहीं होने देंगे। अब सोचिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है भैया, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी है, यानी हाउस ऑफ स्टेट में 2/3 मेजॉरिटी आपको मिलेगी ही नहीं। 2/3 तो समझ गए ना, 3 में 2, अरे इतना तो मैथ पढ़ते ही हो, 3 में 2 लोग और क्या, ठीक है। तो 2/3 मेजॉरिटी से पास होना जरूरी ही है, और वो मेजॉरिटी आपको हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ स्टेट दोनों में देखनी होती है। आप निश्चित तौर पे हाउस ऑफ पीपल से तो उस बिल को पास करा लेंगे, लेकिन हाउस ऑफ स्टेट से वो उस बिल पास कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, उनके अधिकारी होते हैं जो आपके बिल को रोक सकते हैं। क्लियर? लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर, अगर पावर डिवीजन को लेकर किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट में अगर किसी प्रकार के पावर शेयरिंग को लेकर कन्फ्लिक्ट होता है, द एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा कोर्ट है, द एपेक्स कोर्ट विल टेक डिसीजन। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसे अपने पास ले आएगा और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसे दोनों को मानना होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ या स्टेट गवर्नमेंट हुआ, दोनों को उसके डिसीजन को मानना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस फेडरल कंट्रीज, इंडिया के लिए। क्लियर? मैंने आपको बोला ही था, जैसे किस नदी को लेकर मैंने एग्जांपल समझाया था ना, किस प्रकार का कन्फ्लिक्ट हो सकता है। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट मैंने पढ़ाया था फीचर्स में, उसमें मैंने आपको समझाया था। तो इस प्रकार का अगर कन्फ्लिक्शन हो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के झगड़े का निवारण, उसका सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट यानी एपेक्स कोर्ट करता है। क्लियर? तो आज आपने 4 हेडिंग पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म पढ़ लिया, 2 क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एन आइडियल फेडरलिज्म पढ़ा, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म मैंने यहाँ पेज छोड़ के यहाँ लिख दिया, तो इसको तुम यहाँ लिख लेना, तुम भी मत पेज छोड़ देना, इस वाले पॉइंट को क्या करना है, यहाँ लिख लेना। क्लियर? दोनों में डिफरेंस कभी कभी पूछता है। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, उसके कुछ पॉइंट आपने देख लिया, 6 पॉइंट मैंने लिखा है, कम से कम 5 पॉइंट तो आपको पढ़ना ही है। 6 पॉइंट लिख दिया तो अच्छी बात है, 6 में 7 नंबर पाओगे। क्लियर? बाकी ये सारे इंडिया के फेडरल कंट्री क्यों है, तो ये सारे पॉइंट आप उससे देख लीजिएगा। क्लियर वन? आइए एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो है 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, वो मैंने बोला ना आगे मैं डिस्कस करूंगा ये लेजिस्लेटिव पावर्स को, तो वहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ लेजिस्लेटिव पावर को। तो उससे पहला पॉइंट क्या था, यूनियन लिस्ट। तो ये डिस्कस करते हैं यूनियन लिस्ट। इट हैज़ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऐसे सब्जेक्ट जो जिनका मोटिव नेशनल हो, यानी राष्ट्र हो, यानी भारत हो, ऐसे सारे सब्जेक्ट पे कानून केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इसके अलावा उसको लेकर कोई और कानून बना ही नहीं सकता, चाहे इंडिया में इमरजेंसी हो या फिर मार्शल लॉ हो, कुछ भी हो, लेकिन इस यूनियन सब्जेक्ट को लेकर कानून केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट रिलेटिव होता है पूरे इंडिया से, पूरे नेशन से, और नेशन के सब्जेक्ट का रूल और रेगुलेशन वही बनाएगा जिसे हम यानी पब्लिक, जिसे नेशन का लीडर बनाई हो, नेता बनाई हो, जैसे वर्तमान में आप नरेंद्र मोदी सरकार को देख सकते हैं। क्लियर? सब्जेक्ट लर्न कर लेना, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेगा, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ यूनियन सब्जेक्ट, पूछ लेगा 3 एग्जाम्पल बताइए, 3 कौन कौन से सब्जेक्ट है जो यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं। तो कुछ मैंने लिख दिया है। डिफेंस, आप जानती हैं डिफेंस इंडिया से रिलेटेड है निश्चित तौर पे, तो डिफेंस आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ, वो इंडिया है, इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी भारत का बैंक है, और उससे रिलेटेड कोई कानून केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकता है। करेंसी, मुद्रा, पैसा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आप जानते ही हैं, इसके बिना कुछ चलने वाला ही नहीं है। तो ये करेंसी पूरे इंडिया का है, और इसके लिए रूल और रेगुलेशन केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। आप देखें नरेंद्र मोदी सरकार ने भी क्या किया, मुद्रा का विनिमयकरण कर दिया था, उसको 500 रुपये के 1000 का और 500 के नोट को बंद कर दिया था। तो वही है, करेंसी को लेकर कानून केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट को भैया इन सब में कोई पावर नहीं है। नेक्स्ट है फॉरेन, विदेश से किस प्रकार का कैसा रिलेशन बनेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगा। आपको पता है ब्रह्मपुत्रा को लेकर बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल में बहुत कन्फ्लिक्ट होता है, तो ममता बनर्जी बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलती है भैया कुछ कीजिए, कुछ कानून बनाइए, कुछ कानून बनाइए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यानी वेस्ट बंगाल को ये पावर नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशन में वो किसी प्रकार का कानून बना सके।
क्लियर। तो ऐसे फॉरेन का कोई सब्जेक्ट हो गया तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। कम्युनिकेशन आप देखते हैं 3G 4G 5G 8G इन सब का संचालन किस प्रकार इंडिया में होगा और कैसे ये इसका वो करते हैं ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन सी कंपनी से लेगी, क्या बोलते हैं उसको, वो करते हैं जो कंपनी खरीद लेती है, इसको बोली लगाते हैं। तो कम्युनिकेशन को लेकर किस प्रकार का रूल और रेगुलेशन बनेगा, किस प्रकार उनका होता है कि मतलब हाँ चलो भैया इतना पैसा के लिए 2G रखा जाएगा, इतने पैसे के लिए 3G, उसके आगे बोली हम लोग देखेंगे कितना लगेगा। तो इसके लिए कानून केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। आया था ना वो 2G आया था जब इंडिया में, तो 2G स्पेक्ट्रम में वो ए राजा जी फंसे थे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं। ठीक है, तो इसके लिए कानून केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। तो मैंने 5 एग्जांपल दे दिया, डिफेंस, बैंकिंग सिस्टम, करेंसी, फॉरेन और कम्युनिकेशन। आपके बुक में और एग्जांपल है, पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, नहीं तो 5 एग्जांपल आपके लिए बहुत है। क्लियर। यूनियन एलोन कैन मेक्स लॉ, इसके लिए यूनियन अकेले ही कानून बनाएगा, वो कुछ भी हो भारत में तो यूनियन ही कानून बनाएगा, इसको लेकर और कोई कानून बना नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी यूनियन लिस्ट का, सब्जेक्ट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट। कोई सब्जेक्ट अगर इन तीनों में नहीं आता, यानी यूनियन लिस्ट में भी नहीं आता, स्टेट लिस्ट में भी नहीं आता और कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आए, देन दैट सब्जेक्ट गोज टू, एक नया लिस्ट ले लो बाबू, और ये है रेजिड्यूरी लिस्ट, जिसके लिए कानून केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, बिल्कुल यूनियन लिस्ट की तरह। क्लियर। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल, जब देश का संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। समय आगे बढ़ता गया, कुछ सब्जेक्ट और भी इंक्लूड किए गए किसी सब्जेक्ट से निकाल के, तब तो इन सब में रख लिया गया। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट आए जो इन सब्जेक्टों से एकदम अलग ही थे, मतलब सब्जेक्ट से सब्जेक्ट, जैसे पहले क्या था, हेल्थ और एजुकेशन एक ही में था, तो एक ही सब्जेक्ट था, लेकिन क्या हो गया, हेल्थ और एजुकेशन अलग अलग हो गए। तो जब सब्जेक्ट से सब्जेक्ट निकलता है तो वो इन तीनों में आता है, यानी यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट में आता है। लेकिन जब कोई अलग सब्जेक्ट ही आ जाए तो वो आ जाता है रेजिड्यूरी लिस्ट में, और इसके लिए कानून केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेजिड्यूरी लिस्ट दैट इज साइबर क्राइम। क्लियर। देश का संविधान बना तब साइबर क्राइम जैसी कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अब देखिए साइबर क्राइम कितने होते हैं, इसीलिए वो एक अलग ही प्रकार का सब्जेक्ट बन गया, तो उसको रखा गया रेजिड्यूरी लिस्ट में। इसी प्रकार का आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, एकदम सूचना और प्रौद्योगिकी, ये भी पहले नहीं था, लेकिन अब देखिए कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो इसको भी रख दिया गया रेजिड्यूरी लिस्ट में, और इसके लिए कानून केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, बिल्कुल यूनियन लिस्ट जैसा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया। तो रेजिड्यूरी के 2 सबसे बड़े एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा साइबर क्राइम। और भी सब्जेक्ट कोई आएंगे अगर जो अलग प्रकार के होंगे और पूरे इंडिया को डिस्टर्ब करेंगे, तो उसको भी हम लोग इसमें रखेंगे। तो मैं अगर कहूँ कि लेजिस्लेटिव पावर के 3 नहीं 4 लिस्ट बनाए गए हैं तो गलत नहीं होगा। यूनियन लिस्ट, रेजिड्यूरी लिस्ट, सब स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जहां यूनियन लिस्ट और रेजिड्यूरी लिस्ट के बारे में केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा, क्योंकि ये दोनों लिस्ट का रिलेशन पूरे यूनियन से है, पूरे इंडिया से है, पूरे देश से है, इसीलिए इसको लेकर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता है। क्लियर। तो आज आपने यूनियन लिस्ट तक देख लिया पॉइंट। नेक्स्ट टर्म पे मैं आपके स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में भी डिस्कस करूंगा और डिस्प्लेन करूंगा पूरा अच्छा खासा कि किस प्रकार उसको लेकर कानून बनाए जाते हैं। क्लियर। तो आज आपका लेक्चर मैं यहीं रोक रहा हूँ। तो पिछले टर्म पे ये वीडियो मैंने नहीं बना पाया था, ये लेक्चर नहीं पढ़ा पाया, तो आज लेक्चर को आपको इंक्लूड कर दिया। पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। एक बार फिर बता दूँ, संडे को आपका टेस्ट है, 10 बजे से शायद आपके टेस्ट लिए जाएंगे। 1.5 घंटे का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा और उस पेपर में सारे सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। तो आपका जो पेपर बन रहा है उसमें बाबू मैंने वही ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 ही रखा है, यही जो आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं है जरूर निश्चित तौर पे, तो मैंने इसी को रखा है और क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड बनाऊंगा। आप आराम से टिकल कर लेंगे, 5-6 क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कर लीजिएगा उसको। बाकी जो आपका सिविक्स वाला स्टार्ट हो गया चैप्टर, इसका नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा, तो इसको मैं पूरा पढ़ा दिया हूँ। ये आपके सीबीएसई बोर्ड में भी अच्छा खासा नोट, जैसे मैंने बनाया नोट आप भी ऐसे ही नोट बनाना। जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके इसी से आएंगे बाबू, एक भी क्वेश्चन आपका अलग नहीं आएगा।
जाएगा, विश्वास रखिए। एक एक टॉपिक आपका अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जितने पॉइंट उस टॉपिक में है। तो निश्चिंत रहिए, मेरे साथ साथ तैयारी करते रहिए। इन सारे सब्जेक्ट्स की, आपके सारे चैप्टर्स की तैयारी बड़े आराम से हो जाएगी। क्लियर? तो आज आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म देखा, क्रूशियल एस्पेक्ट देखा, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म देखा, इंडिया में फेडरल क्यों है ये देखा, और साथ में यूनियन लिस्ट देखा। नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट को। ओके, थैंक यू।